बनाए, वो हमेशा बॉन्ड जेड डायरेक्शन वाले पार्ट में ही बनाएगा, किसी दूसरे डायरेक्शन में बॉन्ड नहीं बनाएगा। और साथ ही साथ अगर एक्स एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो सिग्मा बॉन्ड तो इधर हो भी नहीं सकता। तो ये अपना ऑप्शन होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, फिर उसके बाद मतलब आंसर होना चाहिए, क्योंकि ये ओवरलैप जो है वो इनकरेक्ट है। फिर उसके बाद थर्ड ऑप्शन दे रखा 1s एंड 2py। तो लास्ट क्लास में ऐसा बोला था कि एस ऑर्बिटल कभी भी इस टाइप से साइड वाइज ओवरलैप नहीं कर सकता, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों तरफ का ओवरलैप पॉसिबल नहीं होता है। और पाई बॉन्ड बनाने के लिए हमेशा दो लोब्स चाहिए ऊपर नीचे। तो एस ऑर्बिटल में एक ही लोब होता है। अगर एक ऑर्बिटल में एक लोब होता है, मतलब एस ऑर्बिटल कैन नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड। ये तो ऑप्शन बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकता, तभी भी अपना आंसर होना चाहिए। फिर उसके नीचे दे रखा 2px 2px। तो जैसे अगर मान लो कि हम लोग इस डायग्राम को वापस से ऊपर थोड़ा मेंशन कर रहे हैं। अगर मान लो कि हम लोग के पास ये एक्स डायरेक्शन है और सिग्मा बॉन्ड बन रखा है एक्स डायरेक्शन में। तो सिग्मा बॉन्ड एक्स डायरेक्शन में बनने का मतलब ये है कि एक्स डायरेक्शन में ऑर्बिटल्स का ओवरलैप तो हो रखा होगा। ठीक है, मान के चलते हैं कि अभी के लिए जो एस ऑर्बिटल्स हैं वही एक्स डायरेक्शन में थे। वैसे इसका कोई डायरेक्शन नहीं, बट मान के चलते हैं कि एस ऑर्बिटल इस डायरेक्शन में है। तो अगर हम लोग पी एक्स ऑर्बिटल की बात करें तो वो भी इसी एक्स डायरेक्शन में रहेगा, मतलब इस टाइप से ही रहेगा। और दूसरे वाले एटम का, उसके ऑर्बिटल को हम ग्रीन कलर से मेंशन कर दे रहे हैं, दूसरे वाले ऑर्बिटल का जो पी ऑर्बिटल है वो भी इसी डायरेक्शन में रहेगा। तो दोनों ऑर्बिटल्स अगर एक ही ओरिएंटेशन में रहे, मतलब एक दूसरे के सामने सामने रहे, तो इस केस में कभी भी इसका ओवरलैप लैटरल नहीं हो सकता। मतलब इन दोनों के जो लोब्स हैं, ये दोनों के दोनों लोब्स कभी भी पैरेलल ओवरलैप नहीं कर सकते, तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन तो नहीं करा सकते। तो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है, इसका मतलब ये भी अपना आंसर होना चाहिए। फिर उसके बाद दे रखा 2py 2pz। तो कभी भी दो ऑर्बिटल्स जो अलग अलग डायरेक्शंस में है, तो दो अलग अलग डायरेक्शंस वाले ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं करेंगे। तो ये तो ओवरलैप ही पॉसिबल नहीं है। सिग्मा बॉन्ड बनाएगा कि पाई बॉन्ड बनाएगा वो तो छोड़ दो, मतलब ये भी इनकरेक्ट है, ये अपना आंसर होना चाहिए। फिर 1s वन एस एंड 2s। तो 1s एंड 2s वाला पार्ट सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करा रखा। तो एक्चुअल में जैसे एक्स एक्सिस इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो बोलने में ये दिक्कत नहीं है कि एस ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करा रहा, लेकिन प्रॉब्लम इस चीज का है, इस केस में हम लोग डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे। लेकिन सवाल ने पूछा ये है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैप आर इनकरेक्ट एज्यूमिंग एक्स एक्सिस एज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो हो सकता है एक पॉसिबिलिटी हो कि एक्स जो एक्स डायरेक्शन है तो उसमें ये दोनों के दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप कर रखे हो। तो ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, अपना काम चल जाएगा। सिग्मा बॉन्ड की एक पॉसिबिलिटी है, जिसको हम लोग आंसर में कंसिडर नहीं करेंगे। फिर उसके बाद 2s 1s एंड 2px सिग्मा बॉन्ड के लिए दे रखा, तो इसमें भी दिक्कत नहीं है। चलो, अभी जस्ट मेंशन किया, एक s ऑर्बिटल है और दूसरा 2px। तो हमेशा इसका ओवरलैप एक्स डायरेक्शन के अलोंग ही होगा। जैसे अभी एग्जांपल दिया था तुम लोगों को, एक हाथ को अगर स्क्वायर मानेंगे और दूसरे हाथ में एक पेन रखेंगे, तो इन दोनों का ओवरलैप जब भी होगा तो उस एक्स डायरेक्शन के अलोंग ही होगा, क्योंकि पी ऑर्बिटल एक्स डायरेक्शन के अलोंग ओरिएंटेड है। तो जो भी बॉन्ड बनेंगे वो हमेशा एक्स डायरेक्शन से ही ये एसोसिएटेड होंगे। और एस ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो ये ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड का ही फॉर्मेशन करेगा। तो ये ओवरलैप पॉसिबल है, ये भी अपना आंसर नहीं होना चाहिए। फिर उसके नीचे दे रखा है 2px सिग्मा बॉन्ड। तो अभी जस्ट मेंशन किया था ऊपर लेफ्ट साइड में ये डायग्राम, जिसको अंडरलाइन कर रहे हैं रेड कलर से। 2px दोनों एक दूसरे के सामने है, तो आराम से एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर सकते हैं। मतलब अगर दोनों ही एक्स डायरेक्शन में है तो ओवरलैपिंग आराम से पॉसिबल है। अगर ओवरलैपिंग पॉसिबल है, इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में सिग्मा बॉन्ड आराम से बनाया जा सकता है। तो ये भी अपना आंसर नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी एंड ऑप्शन ई, ये चार ऑप्शंस अपने। हाँ बोलो। बी क्यों है जब ये एच नहीं है तो? बी वाले पार्ट में बोला है 2pz सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। सिग्मा बॉन्ड बना सकता है 2pz, उसमें दिक्कत नहीं है। बट फिर इस, मार्क क्यों किया? क्योंकि सवाल ने पूछा क्या है, करेक्ट या इनकरेक्ट इनकरेक्ट। जो है, इनकरेक्ट जो हाँ, है ना, तो ये तो तो ये करेक्ट हुआ ना। करेक्ट हुआ कि इनकरेक्ट हुआ? आप बोले बना सकते हैं। अरे भाई पूरा बात तो सुने। सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में ये मेंशन भी तो किया है ना, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस। तो अगर
2pz और 2pz सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो वो z डायरेक्शन में बनाएगा, ना कि x डायरेक्शन में। जो भी ऑर्बिटल जिस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है उसी डायरेक्शन में केवल बॉन्ड बना सकते हैं। तो अगर 2pz के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो ये सिग्मा बॉन्ड z डायरेक्शन में होगा। और ये चीज बताया तुम लोगों को, दो एटम्स के बीच में एक ही सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और अगर एक ही सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो एक ही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस भी रहेगा। मतलब इस केस में अगर सिग्मा बॉन्ड बनता है तो x डायरेक्शन के जगह पे z डायरेक्शन वाला पार्ट अपना इंटरन्यूक्लियर एक्सिस निकल के आ जाएगा। इस वजह से ओवरलैप पॉसिबल नहीं है। समझ आया? यस सर। ठीक है, चलो इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में मूव करते हैं हम लोग। इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में जैसे यहाँ से हम लोग मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन डिस्कस करना शुरू करते हैं। मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका बेसिक पार्ट अच्छे से समझना, क्योंकि इसी का थोड़ा एडवांस पार्ट हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में, जो अगला कंसेप्ट लास्ट क्लास में बताया था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में दो कंसेप्ट था, प्योर ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट और दूसरा हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट। तो इसी का थोड़ा मॉडिफाइड पार्ट हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट में यूज करते हैं। तो इसलिए इस चीज को थोड़ा ढंग से समझना। जैसे अलग अलग मॉलिक्यूल्स लेंगे हम लोग और उनसे एसोसिएटेड ऑर्बिटल्स कैसे ओवरलैप कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैसे आपस में शेयर हो रहे हैं, उन चीजों की हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है इसमें अपने पास दे रखा है H2। अगर इसको एक्सप्लेन करेंगे तो सिंपल सा केस है। जैसे पहला काम बस ये देखना, और टाइम के साथ ये चीजें बहुत नॉर्मल लगने लगेंगी। सबसे पहला पार्ट ये देखना कि किन दोनों एटम्स के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रखा। तो जैसे अगर हम लोग H2 की बात करते हैं तो H2 वाले पार्ट में दो हाइड्रोजन है जिनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रखा। और लास्ट क्लास में तुम लोग को बोला था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जब भी हम लोग डिस्कस करते हैं तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमेशा बॉन्ड का फॉर्मेशन सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या सबसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे होता है। और एक और चीज बताया था कंडीशंस में कि हमेशा वही ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्चुअल में क्या है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। वही ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे जिनका ओरिएंटेशन प्रॉपर हो, पहला चीज, और जिनमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो विद ऑपोजिट स्पिन। अगर स्पिन सेम रहा तो उस केस में हम लोग दोनों का पेयरिंग नहीं करा पाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग नहीं करा पाएंगे। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तुम लोगों ने सुना होगा। तो जैसे किसी भी मॉलिक्यूल से एसोसिएटेड ओवरलैपिंग डायग्राम डिस्कस करना है तो पहला काम, कोई भी एक एटम लो और उसके वैलेंस शेल को रिप्रेजेंट करो। तो जैसे हाइड्रोजन में मालूम है कि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका वैलेंस शेल हो जाएगा अपने पास 1s1। और दूसरा भी हाइड्रोजन है तो उसका भी 1s1, कोई दिक्कत नहीं, वही साइड में यहाँ मेंशन किया हुआ है 1s1। तो अगर मान लो कि अगर हम लोग एक हाइड्रोजन लेके चलते तो वन हाइड्रोजन 1s1 है, तो इसका मतलब 1s ऑर्बिटल को एक बॉक्स से रिप्रेजेंट किया तो वहां पे एक इलेक्ट्रॉन मेंशन किया हुआ लग रहा है, ठीक है। फिर एक और हाइड्रोजन है तो इससे ऑर्बिटल एक और बना सकते हैं हम लोग, ये भी 1s ऑर्बिटल है। बट इन दोनों ऑर्बिटल्स में जब ओवरलैपिंग होगा तो ओवरलैपिंग के टाइम पे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को इस चीज का ध्यान करेंगे काम कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ अपोजिट ओरिएंटेशन में होने चाहिए। और नॉर्मली जैसे हम लोग जब ओवरलैपिंग मेंशन करेंगे तो ओवरलैपिंग के टाइप पे हम लोग केवल एक बॉक्स बना के ऐसा मेंशन कर दिया करेंगे। अब ये बॉक्स के अंदर ये दोनों ऑर्बिटल्स जो थे, ये दोनों ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स का ओवरलैपिंग हो गया। एक्चुअल में होता क्या है, ओवरलैपिंग होने के टाइम पे ऐसा हम लोग कंसिडर करते हैं कि दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कॉमनली एक कॉमन पार्ट में चले जाते हैं और दोनों एक पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए हम लोग दो इलेक्ट्रॉन्स को अपोजिट स्पिन के साथ रखते हैं। कभी भी दो इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग सेम स्पिन में नहीं रखते, क्योंकि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में ये बोला गया था कि सॉरी, दो इलेक्ट्रॉन्स सेम स्पिन के साथ नहीं हो सकते। तो कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। तो एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट हैव सेम स्पिन क्वांटम नंबर, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता। तो इसीलिए अजम्पशन माना गया है कि दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दोनों का जो स्पिन है वो अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो हम लोग एक एटम बनाएंगे, दूसरा एटम बनाएंगे, पहले एटम का वैलेंस शेल, दूसरे एटम का वैलेंस शेल, और दोनों के बीच में एक बॉक्स बना देंगे। मतलब पहले का 1s दूसरे का 1s, ये दोनों ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग में जा रहे हैं। अब उसके बाद जैसे हम लोग इस क्वेश्चन में जब डिस्कशन कर रहे थे तो हाइड्रोजन का 1s और दूसरे हाइड्रोजन का भी 1s, केवल ये दोनों ऑर्बिटल ही मिक्सिंग में जा रहे थे। मतलब ये दोनों ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में जा रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग जब इसका डायग्राम मेंशन करेंगे तो डायग्राम के टाइम पे
पहले एटम का हम लोग को 1s कंसिडर करना होगा और दूसरे एटम का भी 1s ही था जो कॉमन हुआ या मिक्सिंग में गया, तो दूसरे ऑर्बिटल का भी या दूसरे एटम का भी 1s, इन दोनों के बेसिस पे हम लोग बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और पहला बॉन्ड है तो पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, और वैसे भी s ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना नहीं सकते, और अगर इन दोनों एटम्स के न्यूक्लियस को अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग ही ओवरलैप आ रहा है, जिसका मतलब है हम लोग सिग्मा की बात कर रहे हैं, और सिग्मा में बॉन्ड के फॉर्मेशन के टाइम पे 1s ऑर्बिटल किसी दूसरे 1s ऑर्बिटल वाले पार्ट के साथ ओवरलैप करके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसलिए हम लोग सिग्मा बॉन्ड को 1s ओवरलैप के बेसिस पे मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। और s ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल, तो इस केस में कोई भी डायरेक्शन बोलना गलत होगा, बस बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, सिग्मा बॉन्ड में 1s ओवरलैप मेंशन करते हुए काम कर रहे हैं। वही चीजें डायग्राम में दे रखी है यहाँ पे। मान लो दूसरे केस की बात करते हैं, HF। तो HF वाले पार्ट में जैसे H लेके चलेंगे, H वाले पार्ट में वैलेंस शेल 1s1, और जब फ्लोरीन की बात करेंगे तो इसका वैलेंस शेल में केवल वैलेंस शेल की बात करते हैं, बट अभी के लिए हम लोग लिख देते हैं पूरा कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5। तो वैलेंस शेल तो केवल ये पार्ट हुआ 2s2 और 2p5, मतलब हम लोगों को फ्लोरीन के केवल इस वैलेंस शेल से मतलब है और हाइड्रोजन के 1s वाले पार्ट से मतलब है। तो जैसे अगर मान लो इस चीज को थोड़ा नीचे मेंशन कर रहा है, अगर हम लोग हाइड्रोजन लेके चलेंगे तो हाइड्रोजन में जो अपने पास बचे, चलो पहले फ्लोरीन ले लेते हैं। अगर हम लोग फ्लोरीन लेके चलेंगे तो फ्लोरीन वाले पार्ट में वैलेंस शेल था अपने पास 2s2, उसके अलावा 2p5, और हम लोग केवल उन्हीं ऑर्बिटल से मतलब रख रहे हैं जिसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। तो जैसे 2s अगर हुआ तो 2s का मतलब हो गया इसमें तो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन, सॉरी दो इलेक्ट्रॉन है, एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अगर 2p कंसिडर करते हैं तो 2p में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, 5 का मतलब पहला इलेक्ट्रॉन, सेकेंड, थर्ड, उसके बाद पेयरिंग कराएंगे फोर्थ एंड फिफ्थ। तो इस केस में हम लोगों के पास एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करता हुआ दिख रहा है। तो अब हम लोग हाइड्रोजन के लेके चल सकते हैं। अगर हाइड्रोजन को लेके चलेंगे तो हाइड्रोजन में तो अपने पास 1s का ही ऑप्शन था। इस केस में जो दोनों ऑर्बिटल्स को ओवरलैप कराना है उन दोनों को हम लोग थोड़ा एक दूसरे के सामने लिख के काम करेंगे ताकि हम लोग के पास डायग्राम बनाना थोड़ा आसान हो जाए। तो यहाँ वाले पार्ट में 1s के ऑर्बिटल को मेंशन कर दिया, दोनों ऑर्बिटल में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए विद अपोजिट स्पिन। तो नीचे वाले केस में हम लोग अपोजिट स्पिन के साथ एक इलेक्ट्रॉन मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो इस केस में हम लोग आराम से ऐसा बोल सकते हैं कि इन दोनों ऑर्बिटल्स में ओवरलैप हो गया, जिसको कॉमन पार्ट में मेंशन करते हुए काम कर रहा है। अब यहाँ पे जैसे थियोरेटिकली तो ऑर्बिटल्स को बॉक्स के फॉर्म में डाल के दे दिया, बट अगर हम लोग एक्चुअल ऑर्बिटल डायग्राम की बात करें तो उसमें ऐसा बोल सकते थे हम लोग कि हाइड्रोजन का 1s का तो कोई डायरेक्शन नहीं था, बट फ्लोरीन वाले पार्ट में हम लोग के पास 2p ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन यूज हुआ था। मतलब फ्लोरीन के केस में 2p ऑर्बिटल बॉन्डिंग में जा रहा है या फिर 2p ऑर्बिटल ओवरलैप के लिए यूज हो रहा है। तो हम लोग इस 1s वाले पार्ट के साथ आराम से फ्लोरीन के 2p वाले पार्ट को ओवरलैप कराते हुए मेंशन कर सकते हैं। और इस केस में भी जैसे डिपेंड करता है कि हम लोग 2p का कौन सा डायरेक्शन लेके चल रहा है। अगर हम लोग 2px लेके चलते हैं तो इस केस में ये जो ऑर्बिटल है ये एक्स डायरेक्शन के अलोंग ही सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कराता। तो इसका मतलब जो हम लोग का बॉन्ड है उसका डायरेक्शन आराम से एक्स एक्सिस के अलोंग या एक्स डायरेक्शन के अलोंग निकल के आ जाता, या फिर जो एटम्स हैं उनके न्यूक्लियस इस एक्स एक्सिस के अलोंग हम लोग को लाई करते हुए मिलेंगे, क्योंकि अगर एक ऑर्बिटल 2px हो गया तो बॉन्ड का फॉर्मेशन भी इस डायरेक्शन में करता, और हम लोग सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। सिग्मा बॉन्ड हमेशा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग होता है। तो यहाँ पे जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, मतलब पहले एटम और दूसरे एटम का जो सेंटर है इसको ज्वाइन करने वाला लाइन, मतलब दोनों के न्यूक्लियस को ज्वाइन करने वाला लाइन जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इसको हम लोग आराम से एक्स डायरेक्शन में रख सकते हैं। तो इससे होता क्या है, जैसे ऑर्बिटल्स के डायरेक्शन से हम लोग को मालूम पड़ रहा है कि पूरे मॉलिक्यूल का हम लोग एक डायरेक्शन डिफाइन कर पा रहे हैं। तो इसीलिए कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसको डायरेक्शनल नेचर का बोला जाता है। तो जैसे ज्योत्सना ने क्वेश्चन पूछा था कि सर इसमें नॉन डायरेक्शनल वर्ड क्या है, तो
आयनिक नॉन डायरेक्शनल होता है, क्यों होता है उस चीज को थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे, बट कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड्स में हमेशा कुछ ना कुछ डायरेक्शंस हम लोग एसोसिएट करके काम करते ही करते हैं, इसलिए इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो एक 1s ऑर्बिटल और एक 2p x ऑर्बिटल, इसका ओवरलैपिंग डायग्राम ऊपर भी दे रखा। अगर इसके जगह पे हम लोग 2p y लेते हैं तो जो सिग्मा बॉन्ड होता उसको हम लोग y डायरेक्शन में लिख देते। अगर 2p z लेते तो इस केस में सिग्मा बॉन्ड वाले पार्ट को हम लोग आराम से z डायरेक्शन में लिखते हुए काम कर सकते थे। मतलब जो अपना इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होता 2p y के केस में y डायरेक्शन हो जाता, 2p z के केस में z डायरेक्शन निकल के आता। यहाँ तक के पार्ट में कोई दिक्कत है किसी को 1 और 2 में तो पूछ सकता है। सर अगर फ्लोरीन में जो 2s वाला इलेक्ट्रॉन वो जंप करके चले जाए 2p में, तो फिर 1s 2s हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जंप करके क्यों जाएगा। ये हो सकता है, मतलब एक्चुअल में किसी को मालूम नहीं है कि होता क्या है, इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि किसी को नहीं मालूम कि क्या होगा। तो हो सकता है ऐसा कि 1s वाला पार्ट 2s में जंप करके जाता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में आगे मालूम पड़ेगा कि ऐसा जंप होता है एक्चुअल में। तो अगर जंप करके चला गया तो फिर 1s वाला पार्ट और 2s वाला पार्ट एक दूसरे के साथ मिक्स करेगा। मतलब जैसे ऐसा लिख सकते हैं हम लोग कि लेफ्ट साइड में डायग्राम मेंशन कर रहे हैं, 2s वाले पार्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे और 2p वाले पार्ट में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स 5। अगर यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन उठ के जंप करके चला गया तो उसके वजह से 2s में एक इलेक्ट्रॉन और 2p वाले पार्ट में अपने पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2s में है तो बॉन्ड भी 2s बनाएगा। तो जब बॉन्ड 2s बनाएगा तो उस केस में हम लोग ऐसा मिक्सिंग आराम से मेंशन कर सकते थे। तो जैसे ये पॉसिबिलिटी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे लास्ट क्लास में बोला था तुम लोगों को कि हम लोग इलेक्ट्रॉन देख नहीं सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है, जैसे हम लोग कभी भी अब इलेक्ट्रॉन के टर्म में बात नहीं करते, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन क्लाउड के टर्म में बात करते हैं। जैसे कभी कोई स्टैंडर्ड बुक देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह में, या फिर इनऑर्गेनिक में भी शायद कहीं कहीं दे रखा होता है, तो उसमें हमेशा एक मॉलिक्यूल से एसोसिएटेड एक डायग्राम दे रखा होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है। उसमें इंडियन एडिशन में तो ऐसा दे रखा होता है, द रेड रीजन रिप्रेजेंट दिस। वैसे इंडियन एडिशन में सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट होता है, बट उसमें मेंशन क्या होता है, रेड रीजन रिप्रेजेंट हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ब्लू रीजन रिप्रेजेंट लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस टाइप से मेंशन किया हुआ रहता है। तो उसमें जैसे जब हम लोग किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी कंपाउंड का एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं, तो उस टाइम पे, और कुछ और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, तो उस टाइम पे हम लोग जैसे कभी देखा है ऐसे थर्मल इमेजिंग जब होता है तो एक आदमी का, जैसे मूवीज वगैरह में दिखाते हैं कि आदमी का जब हम लोग थर्मल इमेजिंग करते हैं तो उसमें उसके बिल्कुल बॉडी के बाहर वाले हिस्से में जो कलर होता है वो अलग होता है, जैसे जैसे बॉडी के अंदर वाले हिस्से में जाते हैं तो उसका कलर अलग रहता है। तो रेड कलर है, बाहर जाने पे येलो कलर होना शुरू होता है। तो एग्जैक्टली उसी टाइप से एक मॉलिक्यूल का भी हम लोग इमेजिंग कर थर्मल सकते हैं। कैमरा पे दिखाता है, थर्मल इमेज हाँ होता है वही सर। थर्मल इमेज, तो वही वही चीज बोला मैंने, थर्मल इमेज। तो नॉर्मली एक कंपाउंड का, एक मॉलिक्यूल का हम लोग इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का भी इमेजिंग कर सकते हैं। तो उसमें जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है उधर कुछ एक सर्टेन टाइप का कलर आएगा, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो ग्रेजुअली वो कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से एसोसिएटेड जो डायग्राम्स आए, वो डायग्राम्स वाले पार्ट इस चीज को मेंशन करते हैं कि हाँ भाई जो हम लोग का ये ओवरलैप है 1s और 2p ओवरलैप, ये ज्यादा सुटेबली इसमें फिट हो रहा है। जो शेप आया वो शेप शो करता है कि हाँ भाई इस तरह का डायग्राम ज्यादा सुटेबल है। तो इसीलिए ये जो 1s से 2s का जंप है ये इस केस में तो नहीं होगा, इस केस में हम लोग ऐसे कंडीशंस की बात नहीं करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में जाते हैं। जैसे इसके बाद और मॉलिक्यूल मेंशन कर रखा Cl2। तो Cl2 वाले पार्ट में जैसे ऐसा बोला है कि अगर हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम की बात करें तो सबसे पहला काम, 2 Cl है तो पहले तो दोनों क्लोरीन लिख लेंगे। ठीक है, क्लोरीन लिखने के बाद सबसे पहले एक क्लोरीन का वैलेंस शेल देखो। तो जैसे क्लोरीन का जब हम लोग वैलेंस शेल देखेंगे तो एक चीज तो हम लोग को पीरियोडिक टेबल में बताया था हमेशा, और केमिकल बॉन्डिंग के टाइम पे भी बताया था, हमेशा जो पीरियोडिक टेबल है उसको ग्रुप के हिसाब से याद रखना, क्योंकि सिमिलर एटम्स या एक ग्रुप के अंदर के एटम्स का वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सोच के उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं करना। अगर ग्रुप वाइज बात करेंगे तो मालूम है हम लोग को कि फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन आता है, तो फ्लोरीन का जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है क्लोरीन का भी सेम रहेगा, बस हम लोग n का वैल्यू इंक्रीज करेंगे। तो फ्लोरीन में अभी जस्ट लिखा था 2s2 2p5,
तो क्लोरीन वाले पार्ट में वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p5 लिखेंगे, मतलब पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना है, केवल ग्रुप वाले पार्ट के हिसाब से चीजों को एसोसिएट करना है। तो एक क्लोरीन में आराम से 3s2 3p5 हो गया। तो सिमिलर टाइप से दूसरे क्लोरीन में भी 3s2 3p5 होगा। तो देख के मालूम पड़ रहा है कि जब हम लोग इसका ऑर्बिटल डायग्राम वाला पार्ट मेंशन करेंगे, तो ऑर्बिटल डायग्राम के मेंशन करने के टाइम पे हम लोग को जो ऑर्बिटल्स है उसको मेंशन करना होगा। तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और उसके अलावा 2p वाले पार्ट में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन, ये एक क्लोरीन एटम हो गया। सिमिलर टाइप से अगर सेकंड क्लोरीन एटम लेकर के चले हम लोग, तो सेकंड क्लोरीन एटम में भी 2s वाले पार्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2p वाले पार्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ऐसा डायग्राम मेंशन तो करते हैं, और वो कंडीशन अपने पास रखना है, इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी ऑफ अपोजिट स्पिन। तो इलेक्ट्रॉन्स को अपोजिट स्पिन में डालने के लिए हम लोग इस टाइप से मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो ऑर्बिटल्स एक दूसरे के सामने थे, इन दोनों को आपस में ओवरलैपिंग करने के लिए कंसिडर कर लिया। तो जब दोनों को आपस में ओवरलैप कर लिया या फिर दोनों को एक बॉक्स में क्लोज किया, मतलब एक क्लोरीन के 2p का एक ऑर्बिटल हो सकता है 2px हो सकता है 2py हो सकता है 2pz हो, बट एक क्लोरीन के 2p का कोई भी एक ऑर्बिटल और दूसरे क्लोरीन के 2p का कोई भी एक ऑर्बिटल दोनों आपस में कंबाइन कर रहा है। कंडीशन वही है, ओवरलैपिंग तब होगा जब ओरिएंटेशन प्रॉपर हो, मतलब डायरेक्शन सेम हो। तो अगर हम लोग ऊपर वाले केस में 2px लेके चलते, सॉरी 2p भी नहीं, सॉरी 3 की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर हम लोग ऊपर वाले केस में 3px लेके चलते तो नीचे का भी 3px होता। अगर हम लोग ऊपर वाले केस में 3py लेके चलते तो नीचे का भी 3py होना पड़ता, और अगर ऊपर में हम लोग 3pz लेके चलते तो नीचे का भी 3pz ऑर्बिटल ही ओवरलैप करता। अब वैसे एक चीज है, जैसे एनसीईआरटी में एक कन्वेंशन माना गया है कि z डायरेक्शन इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, मतलब एक जनरल केस में, अदरवाइज अगर कुछ मेंशन नहीं किया तो एक जनरल केस में z डायरेक्शन को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना गया है। तो एनसीईआरटी में जो भी कन्वेंशन दिए गए हैं उसमें हर जगह z को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानते हुए, मतलब z डायरेक्शन में सिग्मा बॉन्ड बनाते हुए काम किया गया है, और उसके हिसाब से पाई बॉन्ड से एसोसिएशन की बात करते हैं। तो हम लोग ये काम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि 3pz वाला पार्ट दूसरे 3pz वाले पार्ट के साथ ओवरलैप कर रहा होगा। तो जैसे z डायरेक्शन इसी को मानते हैं, जो हम लोग एक्स था उसी को z मान लिया। तो एक क्लोरीन एटम के 3pz को दूसरे क्लोरीन एटम के 3pz के साथ बॉन्ड के लिए ओवरलैप करना है। तो जब पहला ओवरलैप होगा, ये जो ग्रीन से ओवरलैप है, जो पहला ओवरलैप है तो पहला बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। तो आराम से सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए हम लोग दोनों ऑर्बिटल्स को हेड ऑन ओवरलैप में रखते हुए काम कर सकते हैं। और एक और चीज का ध्यान रखना, जैसे पहला जो डायग्राम है अगर इसको देखें, तो पहले वाले डायग्राम में दिख रहे हैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जो कॉमन ओवरलैप एरिया होगा उसमें ही दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा प्लेस करके रखना, क्योंकि जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है वो मोस्टली दोनों एटम्स के बीच में रहना चाहेंगे, क्योंकि दोनों न्यूक्लियस से उसको अट्रैक्शन फोर्स मिलेगा, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतना स्टेबिलिटी। ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करते हुए काम किया, ठीक है। अगर मान लो कि हम लोग दूसरे वाले केस की बात करते हैं, तो दूसरे वाले केस में एग्जैक्टली सेम टाइप का पार्ट है, इसमें भी दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स कॉमन एरिया में है। तो सिमिलर टाइप से थर्ड वाले केस में भी दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कॉमन एरिया में होंगे, ऐसा हम लोग आराम से मेंशन कर सकते हैं। तो पहला काम, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मालूम पड़ गया, z डायरेक्शन है, मतलब सिग्मा बॉन्ड z डायरेक्शन में बनेगा, हेड ऑन ओवरलैप z डायरेक्शन के अलोंग होगा, और कॉमन एरिया में हम लोग ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करते हुए आराम से काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग एक सिंपल मॉलिक्यूल H2 हो गया या फिर F2 हो गया, सॉरी HF हो गया या फिर HCl हो गया, इस टाइप के डायग्राम की बात आराम से कर सकते हैं। तो जैसे मान लो तो लोग एक क्वेश्चन दे रहे हैं, अभी क्वेश्चन वाला पार्ट होगा, ये क्वेश्चन का तो बाद में आएंगे। कॉपी में ट्राई करके देखो, अगर हम लोग HCl देते हैं तो HCl में सिग्मा बॉन्ड का नेचर क्या होगा। नेचर का मतलब सिग्मा बॉन्ड कौन से ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनेंगे, ट्राई करके देखो इस सवाल। HCl मॉलिक्यूल
S और P। हाँ, सिग्मा बॉन्ड का नेचर क्या होगा? SP। sp बोलना तो ठीक है, बट इसके अलावा प्रिसाइजली मेंशन करना कि कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप में जा रहे हैं। तो 1s 3p होना चाहिए। हाँ 3P मतलब वही तो हाँ 1s 3p, जिसको भी डाउट होगा पूछ सकता है। प्रीवियस पेज में जाइए ना, कौन सा? प्रीवियस पेज में जाइए ना। हाँ ठीक है, बोलो। तब एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक चीज पढ़े थे हम लोग कि जो ऑर्बिटल का जो बॉक्स वाला डायग्राम होता है उसमें जो बीच वाला होता है उसी को हम हमेशा जो जेड वाला बोलते हैं। तो हाँ, लेकिन उस टाइम पे मैंने मेंशन किया भी था कि एक नॉर्मल कन्वेंशन बना दिया गया, ऐसा कोई रूल नहीं है कि पहला वाला ही px होगा, दूसरा वाला ही py होगा, तीसरा वाला ही pz होगा। ये हम लोग अपने कन्वेंशन में एक्चुअल में ना स्कूल्स में ये चीज मेंशन कर दिया जाता है, ऐसा होता है। हम लोग डायग्राम को चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मान लो कि ऐसा लिख सकते थे हम लोग कि मान लो ऐसा किया जा सकता था कि जो 2p है, ये मालूम है हम लोगों को कि ओवरलैप तो 2p या 3p से होना है, ठीक है। तो जो ठीक है 2p लेते हैं पहले, HF वाला पार्ट। तो पहला इलेक्ट्रॉन इसमें भरा, मान लेते हैं कि ये px है, दूसरा वाला पार्ट py है और तीसरा pz है। तो पहला इलेक्ट्रॉन px में भरा, और बोला भी था कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि पहला इलेक्ट्रॉन इसमें फिर सेकंड इसमें और थर्ड इसमें भरना है। मतलब कोई ऐसा रूल नहीं है कि इस ऑर्डर में ही काम करना है। वो स्कूल वाले रूल बना देते हैं, बट एक्चुअली बस इलेक्ट्रॉन फिल करना होता है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के बाद जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है, मान लो उसको येलो से रिप्रेजेंट किया, तो उसको हम लोग सबसे लास्ट वाले में भी डाल सकते हैं। थर्ड इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट जिसको मान लो ब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग बीच वाले में डाल सकते हैं। तो जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है उस चीज को ब्लैक से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो उसको वापस से फर्स्ट वाले में डाल दिया। और जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है उस चीज को हम लोग सबसे लास्ट वाले पार्ट में डाल देते हैं। तो इसका मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन इस बार हम लोग के पास py में आ गया। तो जो हाइड्रोजन होगा उसका 1s वाला पार्ट अगर हम लोग कंसिडर करें तो यहाँ से ओवरलैप हो सकता है। तो अपने कन्वीनियंस पे है कि हम लोगों ने सबसे साइड में उस डायग्राम को ओवरलैपिंग के लिए यूज किया, कि बीच वाले ऑर्बिटल को कर लिया कि सबसे साइड वाले को कर लिया। क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है, ऑर्बिटल तो 3 डायमेंशन में, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई में, एक जेड में। अगर हाइड्रोजन एक्स डायरेक्शन के तरफ से क्लोरीन पे अप्रोच करेगा तो ओवरलैपिंग में जो ऑर्बिटल यूज होंगे वो एक्स डायरेक्शन वाले यूज होंगे। अगर और इलेक्ट्रॉन जो सॉरी हाइड्रोजन का एटम वाई डायरेक्शन से अप्रोच करेगा तो ओवरलैपिंग का ऑर्बिटल वाई वाला होगा। तो हो भी सकता है कि मान लो वाई में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है भी, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन जो होता है ना एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस एक्सचेंज की वजह से py से px में चला जाए, कि कुछ जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए। ऐसा भी कुछ होता होगा। इस तरह की थ्योरी हम लोगों को डिस्कस करना नहीं होता है, बट होता होगा इस तरह का पार्ट। ठीक है, इससे चलो। इस केस में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। SCl मॉलिक्यूल में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। और अनूप तुम्हारा पहला क्लास है तो तुमको बता दे रहे हैं शायद, अगर डाउट होगा तो अपना ऑडियो अनम्यूट करके आराम से डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो। इसके बाद हम लोग O2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं। तो जैसे अब यहाँ से अभी तक हम लोग केवल सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं, H2 या फिर HF या फिर HCl, हर जगह पे एक सिंगल सिंगल बॉन्ड थे। बट अब हम लोग डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। O2 यहाँ दिख रहा है तो डबल बॉन्ड पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब डबल बॉन्ड भी बनना होता है तो भी हमेशा पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। और जो भी बॉन्ड्स बनेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, हमेशा उस कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के टाइम पे हम लोग ऐसा मेंशन करते हैं कि ऑर्बिटल्स का ओवरलैप होगा और हर एक में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो काम एग्जैक्टली सेम है। पहले जिन दोनों एटम्स में ओवरलैप हो रहा उसके वैलेंस शेल को लिखो। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 होता है। तो वैलेंस शेल 2s2 2p4 हो गया, तो इसको बॉक्स में मेंशन कर दिया। तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करेंगे, जैसा मेंशन कर सकता है। और दूसरा एटम भी ऑक्सीजन ही है एक्चुअल में। तो एक और ऑक्सीजन को नीचे मेंशन कर देते हैं किसी दूसरे कलर से। दूसरे ऑक्सीजन में भी वैलेंस शेल तो फिर 2s ही रहेगा विद 2 इलेक्ट्रॉन्स। और 2p वाले पार्ट में अपने पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जैसे देख के मालूम पड़ रहा है कि ऊपर में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग नीचे भी अनपेड इलेक्ट्रॉन उसके सामने रख देते हैं विथ अपोजिट स्पिन। तो उसके हिसाब से हम लोग ऐसा मेंशन कर सकते हैं कि जब हम लोग का बॉन्ड का फॉर्मेशन कराना है
तो हम लोग आराम से ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग वाला पार्ट यूज करते हुए काम कर सकते हैं। तो जैसे ऊपर वाले केस में जो पहला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसको नीचे के पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन इसके साथ ओवरलैप कराते हैं। तो यहाँ पे एक ओवरलैप पॉसिबल है, और जो फर्स्ट ओवरलैप होगा वो फर्स्ट ओवरलैप हमेशा हम लोग सिग्मा बॉन्ड के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हुए काम करना है। फिर उसके बाद अब सेकेंड ओवरलैप के लिए अपने पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो यहाँ सेकेंड ओवरलैप वाला पार्ट भी आराम से हो सकता है। तो जो ग्रीन वाला पार्ट है, इससे तो हम लोग आराम से यहाँ का जो पाई बॉन्ड है इस O2 मॉलिक्यूल वाले पार्ट का, इसके पाई बॉन्ड वाले पार्ट को कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो वही डायग्राम साइड में मेंशन किया है कि पहला जो ओवरलैप था वो सिग्मा बोल दिया, और दूसरा ओवरलैप हम लोग पाई बॉन्ड बोल रहे हैं। बट इसका जो ऑर्बिटल डायग्राम है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब इंटरेस्टिंग तो क्या ही है, बस थोड़ा सा पार्ट इसमें ये है कि अगर हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम की बात करते हैं, तो जैसे पहले मेंशन किया कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 2p और 2p के ओवरलैप से है, सॉरी 2p एंड 2p के ओवरलैप से है। तो एक 2p ऑर्बिटल दूसरे 2p के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा, मतलब हेड ऑन ओवरलैप कर रहा। तो जो डायरेक्शन हम लोग लेके चल रहे हैं, मान लो x डायरेक्शन लेके चलते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं था। तो इस केस में हम लोग का एक 2p ऑर्बिटल दूसरे ऑक्सीजन के 2p ऑर्बिटल के साथ हेड ऑन ओवरलैप कर गया, ऐसा हम लोग सिग्मा बॉन्ड के लिए यूज कर लिए। अगर सिग्मा बॉन्ड बन चुका तो अब हम लोग के पास ओवरलैप किसी दूसरे 2p से ही हो पाएगा। तो मान लो कि अपने पास 3 ऑर्बिटल है, एक x डायरेक्शन में, परपेंडिकुलरली y डायरेक्शन में, और एक z डायरेक्शन में। तो अजम्पशन लेके चलते हैं कि हम लोग का जो दूसरा ऑर्बिटल है जो पाई बॉन्ड के लिए हम लोग को यूज करना है, वो रहेगा तो इसके परपेंडिकुलर, बट हम लोग ऊपर वाले एक्सिस को ले लेते हैं ताकि डायग्राम समझना आसान हो। तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन लैटरल ओवरलैप से होता है, तो उसको हम लोग इस डायग्राम से आराम से मेंशन कर सकते हैं। मतलब सिग्मा बॉन्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहा, और पाई बॉन्ड को हम लोग आराम से पैरेलल ओवरलैप के बेसिस पे उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डाल सकते हैं। तो जैसे एक चीज बोल सकते हैं, अगर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन x था और ये वर्टिकल डायरेक्शन y था, मान के चल रहे हैं, तो सिग्मा बॉन्ड तो x डायरेक्शन में बन गया, और जो पाई बॉन्ड है तो एक्चुअल में उसका एक डायरेक्शन नहीं होगा, उसका एक प्लेन होगा। जैसे अगर दो डंडे को हम लोग सामने रखते हैं, दो पेन्स को सामने रखते हैं, और बोलते हैं दोनों के जो ऊपर वाले पॉइंट्स और जो दोनों के नीचे वाले पॉइंट्स है, केवल ऊपर के दोनों पॉइंट्स को आपस में अटैच किया, नीचे के दोनों पॉइंट्स को आपस में अटैच किया, ऐसा लिखा। मान लो दो डंडा है, ठीक है, इसके ऊपर वाले पॉइंट्स को आपस में अटैच किया, फिर उसके नीचे वाले पॉइंट्स को आपस में अटैच किया, तो एक प्लेन का फॉर्मेशन आराम से हो सकता है। तो ऊपर वाला जो पार्ट है ये ऑर्बिटल के ओवरलैप में, और नीचे वाला जो पार्ट है ऑर्बिटल के ओवरलैप में, इन के ओवरलैप से एक प्लेन टाइप का फॉर्मेशन होगा। तो जो वाई एक्सिस वाला पार्ट है या जो वाई डायरेक्शन वाला पार्ट है, उसमें पाई बॉन्ड तो बनेगा, लेकिन वहां पे हम लोग एक्सिस वर्ड यूज करना ज्यादा प्रेफर नहीं करेंगे, वाई प्लेन बोलना ज्यादा प्रेफर करेंगे। मतलब वहां पे जो पाई बॉन्ड का प्लेन है वो वाई डायरेक्शन में है, जो सिग्मा बॉन्ड बना वो एक्स डायरेक्शन में है। इस तरीके से हम लोग आराम से वर्ड मेंशन कर सकते हैं। उसी का ऑर्बिटल डायग्राम यहाँ पे दे रखा है। सिग्मा बॉन्ड वाला पार्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, और जो पाई बॉन्ड है वो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले ऑर्बिटल से पैरेलल ओवरलैप से बनाते चल रहा है। और ऑर्बिटल का डायग्राम तो हम लोग साइड में मेंशन करके चल ही रहे हैं। तो जैसे नीचे N2 का क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करके देखो कि N2 वाले पार्ट में कौन कौन से ऑर्बिटल्स ओवरलैप में जाएंगे। N2 मॉलिक्यूल दे रखा, पहले तो डायग्राम लिखो खुद से, ऑर्बिटल्स के डायग्राम, फिर ओवरलैपिंग वाले पार्ट को देखो, और ट्राई करके देखो कि इस तरह का ऑर्बिटल ओवरलैप डायग्राम जो हम लोग अंडरलाइन कर रहे हैं, इस तरह का ऑर्बिटल ओवरलैप डायग्राम किस तरीके से बन सकता था। ट्राई करके देखो, फिर एक्सप्लेन करते हैं इस चीज को। टू पी डेल्टा। डेल्टा डेल्टा बॉन्ड केवल डी ऑर्बिटल्स बनाएगा भाई, डेल्टा नहीं आएगा। इतना हड़बड़ी में काम मत करो, हमने देखो वो पहले बीच पूरे में डायग्राम। 3 दिए था ना। डायग्राम मत देखो, पहले सारे के सारे पार्ट को देखो। जब डेल्टा बॉन्ड बनता है तो उसमें एक डी ऑर्बिटल दूसरे डी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है, जबकि एक बॉक्स का मतलब एक ही ऑर्बिटल होता है। अच्छे से लिखो पहले उसको, तब उस चीज को सॉल्व करो। कोई हड़बड़ी नहीं है इस चीज को सीखने में। जो ऑर्बिटल ओवरलैप्स के ऊपर बहुत सवाल नहीं पूछे जाते हैं, बट आराम से पूछे जा सकते हैं इस चीज के ऊपर। तो नहीं पूछा जा रहा मतलब इस चीज को ढंग से पढ़ना चाहिए। जिस पे सवाल नहीं पूछा जा रहा है वो एकदम से पूछेगा।
तो ये जरूरी होता है पढ़ना। सर पेपर पे थोड़ा बनाना इसको मुश्किल लग रहा है। पेपर पे बनाना इसको मुश्किल लगता तो है, लेकिन समझाना तो पड़ता है 3 डायमेंशन में। जैसे हम लोग इस चीज को बनाते हैं, सोच के देखो डायग्राम कैसा बनेगा। और जैसे होता है हाँ ना, सर एक्स वो। एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो वो हम्म। तीनों एक्सिस ड्रॉ कर लो, तो ओरिएंटेशन में उस ऑर्बिटल को लिखना थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है। तो दो या तो तो तुम्हारे दो तो एक्स तुम्हारे एक्स स्क्रीन पे में। बन रखा है। जैसे अगर मान लो ढंग से बात करें, तो 2 ऑर्बिटल्स को ओवरलैप तो सामने बन रखा है ना। 2 तो ऐसा ही होगा, केवल हाँ एक ही ऑर्बिटल तो बनाना है, तो एक हाँ, ऑर्बिटल तो इसके इसके परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बना देंगे एक। ऐसा बना दो, हम्म। हो गया परपेंडिकुलर। ज्योत्सना, तुम पीरियोडिक टेबल पढ़ चुकी हो ना? हाँ सर। ठीक है, तो इन लोगों का तो टेस्ट हो चुका है, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्ड, ये सॉरी पीरियोडिक टेस्ट इन लोगों का हो चुका है, पीरियोडिक टेबल के ऊपर और एटॉमिक स्ट्रक्चर और मोल कंसेप्ट के ऊपर। ठीक है, तुम्हारा पेपर अलग से चलेगा, तो तुम्हारा पेपर हम अलग से बना देंगे। इस संडे तो नहीं, बट नेक्स्ट संडे तुम्हारा टेस्ट का सिलेबस तीनों टॉपिक का होगा, अभी से अनाउंस कर दिया था तुम्हारा। ठीक है, तुम्हारा पेपर हम अलग से रखेंगे, और हो सकता है तुम्हारे क्वेश्चन थोड़े ज्यादा हो, क्योंकि तुम्हारा 1 मिनट का एक क्वेश्चन होता है, तो हम ट्राई करेंगे उसमें 80 क्वेश्चन रखने का, 90 क्वेश्चन रखने का, और 90 क्वेश्चन के लिए हम लोग 1.5 मिनट का टाइम, मतलब 120 मिनट का 2 घंटे का पेपर लेंगे। ठीक है, ठीक है। सर हम लोग का इस वीक का कौन सा टेस्ट होगा? क्या तुम लोग का फिजिक्स का टेस्ट होना तो था, लेकिन हम बोलना भूल गए फिजिक्स वाले सर को। और जैसे शायद से रिलेटिव मोशन वाला पार्ट है, उसको उसका डाउट भी तुम लोगों का क्लियर हुआ नहीं है अभी, तो हम एक बार सर को बोल देंगे, तुम लोगों से बात कर लेंगे, और इस वीक टेस्ट नहीं रखेंगे, नेक्स्ट वीक हम लोग टेस्ट हमारा कर देंगे, फिजिक्स का और मैथ्स का दोनों का। ठीक है, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री का तीनों का मिला करके टेस्ट ले सकते हैं। हाँ भाई, डायग्राम बना सबसे, एक बार देख लेते हैं डायग्राम कैसा है। ये डायग्राम दे रखा है, तो जैसे ऊपर जो डायग्राम मेंशन किया था ऑलमोस्ट वही डायग्राम है, तो थोड़े मॉडिफिकेशन के साथ। तो डायग्राम पहले एक्सप्लेन कर देते हैं, या डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बाकी ऑर्बिटल्स की बात करेंगे। तो जैसे एक तो ये डायग्राम था, एक ऑर्बिटल एक डायरेक्शन में चला गया, फिर उसके बाद दूसरा ऑर्बिटल इसके परपेंडिकुलर रख देते हैं वाई डायरेक्शन में, और इसके ओवरलैप को भी कंसिडर कर लिया। फिर उसके बाद तीसरा ऑर्बिटल इसके भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब जेड डायरेक्शन में रख दिया, 2 ऑर्बिटल्स, और ये ग्रीन वाला पार्ट ग्रीन के साथ आराम से ओवरलैप कर गया। तो ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग डायग्राम तो इस टाइप का आएगा, जहाँ पे रेड वाला पार्ट सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा, जो येलो वाला, ये सॉरी, जो ब्लू वाला पार्ट है, ये ब्लू वाला पार्ट वाई डायरेक्शन माना था, तो ये पार्ट पी वाई ओवरलैप से बना है, मतलब पाई बॉन्ड जो है वो वाई प्लेन में रहेगा। और जो ग्रीन वाला पार्ट है, वो ग्रीन वाला पार्ट हम लोग जेड डायरेक्शन मान के चल रहे हैं, मतलब जो ग्रीन वाला पार्ट है वो पीजेड ओवरलैप से बना है, वो भी पैरेलल ओवरलैप है, मतलब एक और पाई बॉन्ड है वो जेड प्लेन में एग्जिस्ट करेगा, ऐसा हम लोग आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। बाकी ऑर्बिटल डायग्राम तुम्हारे स्क्रीन पे दे रखा है इस टाइप से। चीजों को डिफिकल्टी है तो पूछ सकते हैं। अद्वै, समझ आया? यस सर। ओके, अद्वै पूरा एनर्जी में रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे एक सवाल और दे रखा है, बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है, हम हमेशा डिस्कस करते हैं इस चीज को, मेरे किसी टीचर ने भी डिस्कस किया था, तो हमको याद है, पता नहीं क्यों क्वेश्चन हमेशा याद रहता है। तो ये क्वेश्चन एक बार अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप, एक बार खुद से सोच के देखना, ठीक है, जो ऑर्बिटल डायग्राम्स वगैरह भी मेंशन किए उसके हिसाब से खुद से सोच के देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। एक बार क्वेश्चन नोट कर लो। On the basis of pure atomic orbital overlap concept in CH4 molecule, which of the following is correct, या which of the following statement is correct, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है।
तो उसके 4 ऑप्शंस हैं। उन 4 ऑप्शंस में 2 ऑप्शन स्क्रीन पे दिख रहा है, ऑल 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एक सेकंड, पहला ऑप्शन है ऑल 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर सेम। दूसरा ऑप्शन 1 CH बॉन्ड इज डिफरेंट एंड 3 CH बॉन्ड आर सेम। तो अगला ऑप्शन में 2 CH बॉन्ड्स आर डिफरेंट एंड 2 CH बॉन्ड्स आर सेम। लास्ट ऑप्शन में ऑल 4 CH बॉन्ड्स आर डिफरेंट। इस टाइप का ऑप्शन मेंशन किया हुआ है। पहले नोट कर लेते हैं पार्ट को, फिर अगले पेज में चलते हैं। अभी तक जो तुम लोगों को कंसेप्ट बताया उसके हिसाब से इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा CH4 मॉलिक्यूल के रिगार्डिंग? पहला ऑप्शन 4 CH बॉन्ड्स जो हैं वो सारे के सारे डिफरेंट होंगे। सेकंड ऑप्शन केवल एक CH बॉन्ड डिफरेंट होगा, बाकी 3 सेम होंगे। थर्ड ऑप्शन वाले पार्ट में 2 CH बॉन्ड्स आर सेम एंड 2 आर डिफरेंट। और लास्ट वाले ऑप्शन में ऑल 4 CH बॉन्ड्स आर डिफरेंट। मतलब पहले चारों सेम, फिर 3 सेम, फिर 2 सेम, लास्ट में एक भी सेम नहीं है। सोच के देखो इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही होगा। सब सेम होना चाहिए सर। सब सेम होना चाहिए सर, पक्का? हमको तो यही लगता है। ओके, आते हैं डिस्कशन पे। ट्राई करना सबको। लगाना नहीं है, फीलिंग पे मत जाना। मेरा फीलिंग है कि ऐसा होना चाहिए। कंसेप्ट है जो बताया उसको अप्लाई करके देखना है कि कौन सा आंसर है। ठीक है, यही एक चीज डिफरेंस है। यही एक चीज डिफरेंस है जो कंपटीशन को और बोर्ड के एग्जाम को थोड़ा सेपरेट करता है। लगता है वाला चीज यहाँ नहीं चलता है। अगर थियोरेटिकली इस चीज पे आ सकते हैं तो ये आंसर है, अदरवाइज नहीं मालूम सर। मतलब यहाँ 2 ही चीजें होती है, इधर पता है तो उसको मार्क करो, नहीं पता तो नहीं पता। टिक मार्क बिल्कुल नहीं कर सकते कि लगता है शायद मार के देखते शायद ऐसा होता है। शायद वाला काम यहाँ पे नहीं करना कभी भी। हाँ बोलो। सर 3 सेम होगा। 3 सेम होगा और एक डिफरेंट होगा। पहले से पढ़ रखा है क्या क्वेश्चन? नहीं सर। अच्छा, चलो बढ़िया है। बाकी लोग भी अपना अपना ऑप्शन बता दो फटाफट, फिर डिस्कशन पे जाते हैं। सर कार्बन का जो 2s वाला इलेक्ट्रॉन है वो अलग रहेगा और बाकी तीनों शायद सेम रहे। तो इसका मतलब एक से डिफरेंट रहेगा और बाकी 3 सेम रहेगा ना शायद। okay. केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट को हम लोग काफी आराम से डिस्कस करेंगे। मेरे हिसाब से केमिस्ट्री का 50% पार्ट यहीं पे आता है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 50% टॉपिक्स हर जगह पे जो आएंगे वो चीजें अपने आप क्लियर होंगी। इसलिए इस चीज को हम लोग काफी आराम से करेंगे, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करते हुए करेंगे। इसमें तुम लोग को सोचने का पूरा मौका देंगे, क्वेश्चन खुद से ट्राई करते जाओ। भाई बाकी लोग, आदित्य, प्रियांश, अद्वय, आदित्य नहीं बन रहा क्या? क्या? रुकिए सर। ओके,
रोबोट की आवाज में मत बोला कर, नॉर्मल आवाज में बोला कर। दिख रहा है इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा अनस्टेबल रहता है तब वैसा आवाज आता है। अरे हमको ही मालूम है भाई, उसके मजे ले रहे थे तुम। विशाल सर, चलो बेटे सेशन शुरू करते हैं, इतना टाइम नहीं देंगे, ठीक है। ऑप्शन तो बी है, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ स्क्रीन पे दे भी रखा है, एक्सप्लेन भी करते हैं उस चीज को। अमर जैसा बोला एग्जैक्टली सही है, सॉरी अनूप जो बोला। जैसे कार्बन की अगर बात करते हैं हम लोग, तो कार्बन की केस में अपना जो वैलेंस शेल है उसमें 1s2, 2s2 और 2p2, इसका मतलब वैलेंस शेल 2s और 2p वाला पार्ट मतलब n=2 वाला पार्ट वैलेंस शेल ले सकते हैं। तो जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा यहीं से होगा, ऐसा बोला जा सकता है। पहला चीज जो सबसे शुरुआत के लेक्चर्स में तुम लोग को बताए थे, टर्म कोवेलेंसी। मॉलिक्यूल में जितने बॉन्ड्स हैं, जैसे CH4 है, तो CH4 में कार्बन टोटल 4 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब कार्बन के 4 कोवेलेंसी पे जब तक नहीं आएंगे तब तक हम लोग कोई डिस्कशन नहीं कर सकते। तो एक चीज तो बिल्कुल फिक्स है कि कार्बन में 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, और 2s वाले पार्ट में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एंड 2p में भी हम लोगों के पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पहले तो कोवेलेंसी 2 है, जिससे अपना काम नहीं हो पाएगा, हम लोग को कोवेलेंसी पहले 4 करना है। तो ये चीज तो हम लोग को पहले से मालूम है कि हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड मोड में डाल सकते हैं, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को उठा के बाहर डाल सकते हैं। तो वहां से हम लोग के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले वही चीज डायग्राम में मेंशन किया है, हम लोग के पास एक पेयर है 2s का, वहां से हम लोग सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में डालते हुए चले गए। उसके बाद जब हम लोग ऑर्बिटल के ओवरलैप की बात करेंगे, तो इस बार सारे के सारे ऑर्बिटल्स में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अपने पास जैसे कार्बन के साथ टोटल 4 हाइड्रोजन है, तो हर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ऐसा हम लोग बोलते हुए काम कर सकते हैं। तो जो पहला हाइड्रोजन है उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, वहां से एक बॉन्ड बन जाएगा, एक ही 2 एटम्स के बीच में पहला बॉन्ड बना है, तो इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रखा। फिर मान लो हम लोग दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, दूसरे हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, तो यहाँ से सेकेंड बॉन्ड ब्लू वाले पार्ट से बनेगा। अभी भी कार्बन ने भले ही सेकेंड बॉन्ड बनाया है, बट हाइड्रोजन वाला जो पार्ट है उसका तो फर्स्ट बॉन्ड है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पहला बॉन्ड है, तो ये भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। फिर उसके बाद जो थर्ड हाइड्रोजन एटम है उसको हम लोग थर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग के फॉर्म में लेके जा सकते हैं, तो फिर से एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और उसके बाद जो फोर्थ हाइड्रोजन होंगे उसके साथ हम लोग फोर्थ 2p के इलेक्ट्रॉन को पेयर करा सकते हैं। तो जैसे अगर मान लो इस डायग्राम की अगर हम लोग बात करें, तो टोटल अपने पास 4 सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन पॉसिबल है, ऐसा हम लोग मेंशन करते हुए काम कर रहे हैं। स्क्रीन में ऊपर के साइड में लिखेगा वो। तो पहला जो सिग्मा बॉन्ड है जो रेड से मेंशन किया था, उसके ओवरलैपिंग में कार्बन का 2s ऑर्बिटल है, एक सेकेंड, उसके ओवरलैपिंग के लिए कार्बन का 2s ऑर्बिटल है, और हाइड्रोजन के पास तो अपने पास 1s ऑप्शन के अलावा कुछ है ही नहीं। दूसरे सिग्मा बॉन्ड के लिए जो कि हम लोगों ने ब्लू कलर से मार्क किया है, उसके लिए कार्बन का 2p है ऑर्बिटल, और उसके अलावा 1s वाला पार्ट तो हम लोग हाइड्रोजन का लेके चल ही रहे हैं। तीसरा जो सिग्मा बॉन्ड है जो ग्रीन से मार्क किया हुआ है, उसके लिए भी ऑर्बिटल अपने पास 2p है, और उसके अलावा 1s वाला पार्ट तो हाइड्रोजन का था। और जो फोर्थ सिग्मा बॉन्ड है जिसको वापस से ब्लू कलर से मार्क किया है, डार्क ब्लू से, वो भी ऑर्बिटल में 2p और 1s के ओवरलैप्स है। तो 3 ओवरलैप्स जो यहाँ पे दे रखे हैं अपने पास सिग्मा बॉन्ड में, ये 3 सिग्मा बॉन्ड जो नीचे रेड से लिखा हुआ है, ये 2p और 1s के ओवरलैप्स है। तो 2p ऑर्बिटल सेम टाइप का होता है, केवल डायरेक्शंस अलग होते हैं। तो 2p ऑर्बिटल और 1s तीनों सेम टाइप का ओवरलैप दिखेगा। लेकिन जो सबसे ऊपर में सिग्मा बॉन्ड है, ये 2s और 1s के ओवरलैप्स है। तो 2s तो स्फेरिकल शेप का होता है और 1s भी स्फेरिकल शेप का होता है, तो ये ओवरलैप थोड़ा अलग टाइप का होगा, तो इसका बॉन्ड भी थोड़ा अलग टाइप का होगा। तो अगर हम लोग ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट की बात करें, तो उसके हिसाब से एक ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड का अलग था, बाकी 3 ओवरलैप्स अलग थे।
तो इसका मतलब है एक बॉन्ड अलग होगा, बाकी 3 बॉन्ड भी अलग होंगे, ऐसा बोला जा सकता है। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं इस चीज में। और उसके नीचे एक पॉइंट पढ़ो, बड़ा अच्छा पॉइंट दे रखा है। हम लोग जो अभी ये कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे, ये कंसेप्ट सबसे इनिशियली मेंशन किया गया था कि ऐसे ऐसे बॉन्ड बनता होगा, लेकिन CH4 मॉलिक्यूल का जब डिस्कशन आया तो जैसे अभी जो ऑप्शन आया था उसमें तो ऐसा मालूम पड़ा कि एक बॉन्ड डिफरेंट होना चाहिए और बाकी 3 बॉन्ड सेम होने चाहिए, लेकिन एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटली कार्बन के साथ चारों हाइड्रोजन के जो बॉन्ड होते हैं वो एग्जैक्टली सेम होते हैं। तो जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल है जो नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है उसमें सारी चीजें सेम है, जबकि थियोरेटिकली हम लोग के हिसाब से एक डिफरेंट होना चाहिए और 3 सेम होना चाहिए। मतलब वो जो थ्योरी है वो कहीं ना कहीं गलती कर रहा है, इसीलिए फिर हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि जो थ्योरी हम लोग पढ़ रहे थे वो H2 मॉलिक्यूल के एक्सप्लेन किया, O2 मॉलिक्यूल N2 मॉलिक्यूल के एक्सप्लेन किया, लेकिन जो NH3 मॉलिक्यूल था उससे रिलेटेड भी एक सवाल है, जो CH4 मॉलिक्यूल था उससे रिलेटेड जो सवाल अभी हम लोगों ने देखा, इन दोनों केसेस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, बहुत ही बेसिक मॉलिक्यूल लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं था। तो इसलिए पूरा का पूरा कंसेप्ट फिर से चेंज किया गया, कुछ नए थ्योरी डेवलप किए गए जिसमें से हम लोग वर्ड यूज करते हैं हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट, और उसके बेसिस पे फिर हम लोग बोल पाते हैं कि हाँ भाई चारों बॉन्ड सेम है। तो इसीलिए हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। एक तो तुम्हारे स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा जो तुमको नोट्स भेजा है, उस नोट्स में भी ये क्वेश्चन होगा, ट्राई करके देखना। मतलब एक बार खुद से, मतलब सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बट एक बार खुद से ट्राई करके देखना, क्योंकि इस क्वेश्चन में जैसे बॉन्ड एंगल पूछा है, तो जो बॉन्ड एंगल है वो एक्चुअल में 107 के अराउंड होता है। कैसे होता है इसको हम लोग को थोड़ा आगे सीखना है, मतलब हम लोग का 3 या 4 या 5 लेक्चर्स के बाद इस चीज को सीख पाएंगे कि एक्चुअल बॉन्ड एंगल इस टाइप का क्यों आया। बट एक अप्रोक्सीमेट बॉन्ड एंगल जैसे CH4 है, तो CH4 का जो शेप है वो टेट्राहेड्रल होता है, ये वर्ड शायद कभी सुना होगा, टेट्राहेड्रल। इसमें जो एंगल्स होते हैं वो 109 डिग्री 28 मिनट्स होते हैं, मतलब एंगल को हम लोग मिनट्स के फॉर्म में या सेकंड के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 109 डिग्री 28 मिनट्स वो यहाँ पे ऊपर दे रखा, और जो इस केस में आंसर है वो एक बार सोच के देखना, पहले खुद से ट्राई करके देखना इस क्वेश्चन को, इसलिए लेफ्ट साइड में पेज भी नीचे दे रखा, और इसके क्वेश्चन में जो भी आंसर आएगा तुम्हारा वो सोच के देखना, एक बार चेक करके देखना, और कोई डिफिकल्टी हुआ तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस चीज को आराम से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए तुम लोगों का इतना ही क्लास रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करते हैं इस चीज को, और वहां से फिर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट वाले पार्ट में जाना शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्लास के लिए कुछ कुछ होमवर्क है, वापस से नोट कर लो हमारे स्क्रीन पे। केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2, हाँ इस पार्ट में जैसे हम लोग अगर क्वेश्चंस की बात करें, मार्क करके भी रख लेते हैं हम। तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 21 होमवर्क दिया था क्या? हाँ दे रखा था, ओके। नो सर, नहीं दिए थे। 21 नहीं दिए थे। 22 दिया था केवल, 21 नहीं हाँ, दिए थे शायद से। हाँ है ना? 21 नहीं दिए थे। ओके ओके ठीक है भाई, इतना एक्साइटेड स्टेट सही है। 21 होमवर्क है, 22 होमवर्क दे रखा था ऑलरेडी, जिनको ट्राई करना हो कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद 23 ट्राई करके देखना है, और उसके बाद फिर 24 शायद दे रखा था, है ना? 23 दिया हुआ था सर। अच्छा ठीक है, फिर से ट्राई करके देख लेना। 24 अपने कॉपी में नोट करते जाओ इस चीज को। 25 ट्राई करके देखना। इसमें एक छोटा सा फैक्ट है, इसको रटना ही है, वैसे याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है तुम लोगों को, क्योंकि इस तरह का फैक्ट पूछा नहीं जाता, बट पहली बार ये फैक्ट आया है, देख लेना इस चीज को इसके ऑप्शन के हिसाब से, है ना? उसके बाद शायद से तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 27 दे दिया था होमवर्क, हाँ सर। है ना? क्वेश्चन नंबर 26 दिया था क्या? यस सर। 26 दे दिया था, हाँ सर। ओके। 27 दे रखा है, तो 28 भी दिया होगा, नहीं 28 नहीं दिया था शायद से, नहीं है ना? सर। 29 होमवर्क दे रखा होगा, 30 होमवर्क दे रखा होगा, 31 दे रखा होगा, 32 दे रखा होगा, 32 नहीं था सर, 33 था। 32 नहीं था, चलो ठीक है 32 ट्राई करके देखना। 33 दे रखा है, कोवेलेंसी, सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर उसके बाद
अच्छा इधर तो हाइब्रिडाइजेशन शुरू हो जा रहा है। तो ठीक है, आज के लिए 3-4 ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में जैसे हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो बहुत ही सिंपल सा थ्योरी है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं होगा। और उसके बाद फिर उसी में एक छोटा सा पार्ट होगा शेप ऑफ द मॉलिक्यूल का, जिसके लिए हम लोग थोड़ा बहुत एनिमेशंस का यूज भी करेंगे। हम लोग थियोरेटिकली उस चीज को समझेंगे, लेकिन उसके लिए हम लोग एनिमेशंस का भी थोड़ा बहुत यूज करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में और उसके नेक्स्ट क्लास में हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, जिसके ऊपर केमिकल बॉन्डिंग का मतलब अप्रोक्सीमेटली 50 से 60 क्वेश्चन होता है। बहुत बार सवाल पूछे गए हैं, बहुत बार सवाल पूछा जाएगा। नोट करके भी रख सकते हैं इस चीज को। क्लास 12th में हमेशा एक सवाल शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन से होता है, 1 नंबर का ही सवाल होता है जिसमें शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन दोनों पूछा जाता है। फिक्स है, बोर्ड के पैटर्न में एक क्वेश्चन फिक्स होगा ही होगा। तो इसलिए ये पार्ट ऐसा है कि जो बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए तुमको। कभी भी कोई भी पूछे, नींद से भी उठा के पूछे, तो तुमसे आंसर मिलना चाहिए। कोई भी हाइब्रिडाइजेशन फटाक से आंसर मिलना चाहिए। एक हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड हम लोग क्या क्या मॉलिक्यूल के शेप की बात कर सकते हैं, 3 डायमेंशन में मॉलिक्यूल किस तरीके से रह सकता है। जैसे तुम लोगों को याद होगा, ज्योत्सना, अरविंद और अद्वै को तुम लोगों को क्लास में मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स बना के दिखाए थे मैंने, मॉलिक्यूलर Yes, sir. स्ट्रक्चर्स। तो उन स्ट्रक्चर्स में जैसे मॉलिक्यूल 3 डायमेंशन में किस शेप में रहता है, वो चीजें हम लोग एक्चुअल में डिस्कस करते हैं। तो CH4 टेट्राहेड्रल शेप में होता है, वो सारे के सारे डिस्कशन हम लोग अभी करना है, यहाँ पे शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास जो भी 2 होगा तो हम लोग आराम से इस चीज को डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास तुम लोग थोड़ा एक्सटेंड करें, मतलब 6:30 बजे से अगर 7:30 बजे तक होगा। बट अगर हमको एक पूरा लेक्चर कंप्लीट करना होगा, एक रिलेटेड थ्योरी, हो सकता है हम लोग पूरा लेक्चर एक्सटेंड कर दें। अगर 1 घंटे से पहले ही मेरा वो लेक्चर खत्म हो जाएगा जिसमें सारी चीजें रिलेटेड मेरे को मेंशन करनी है, तो हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर तुम लोग हम थोड़ा शॉर्ट भी रख दें। ठीक है, हमको भी नहीं मालूम कितना टाइम लगेगा, बट हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट होंगे शुरुआत के, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल से पहले, वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में आराम से डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। अच्छा हाँ, हेलो 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 हेलो। हाँ सर। तुम लोगों को टेलीग्राम डाउनलोड करने के लिए बोला था शायद से अंकुर सर ना? हाँ सर। हाँ ठीक है। तो जैसे टेलीग्राम डाउनलोड किया होगा तो उसमें हम एक बैच बना देंगे, VR बैच करके। और सर उसमें बन तुम चुका है लोग, वो। अच्छा बन चुका है क्या? मतलब हमको ज्यादा आइडिया नहीं है। तो ठीक है, उस बैच में हम जो जो सारे लोग हैं उन लोगों को ऐड कर लेंगे जो लोग उसमें एडेड नहीं है। क्योंकि जैसे हम लोग आईपैड से हम लोग को लिंक भेजना होता है तो पहले मेरे पास फोन में आता है, इसमें टेलीग्राम में आता है, फिर उसके बाद हम लोग को टेलीग्राम से व्हाट्सएप में उसको मैसेज में सेंड करना होता है, क्योंकि आईपैड में टेलीग्राम डाउनलोड नहीं होता। शायद मैंने पहले भी कभी बोला था। तो हम लोग जो भी कम्युनिकेशन करेंगे वो टेलीग्राम पे ही करेंगे, तो ज्यादा बेटर हम लोग लिए रहेगा। ठीक है, जो अनूप डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम, और जो बाकी लोगों ने जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं किया वो भी डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।